आज की कहानी है तुझे सब है पता मेरी माँ। रोहन की माँ, लो यह अपनी पूजा पाठ का सामान जितना याद आया सब दुकान से लेकर आया हूँ। इस बार खूब मन से जमकर जन्माष्टमी मनाएंगे क्योंकि कान्हा जी ने तुम्हारे मन की मुराद पूरी की है। माँ ने चौंकते हुए कहा, कौन सी मुराद? पिता ने याद दिलाया, क्यों, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी कि स्कूल के बाद रोहन का एडमिशन बड़े कोचिंग संस्थान में हो जाए और वह इंजीनियरिंग की तैयारी करने वहां चला जाए? हाँ, चाहती तो थी पर इतना दूर जाएगा ये नहीं चाहती थी, माँ ने रुआसी आवाज में कहा। वाह भाई वाह, सपना देखोगी बेटा इंजीनियर बने पर वह रहे तुम्हारे आंचल में, ऐसा कोई संभव है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब छोड़ो ये सब और पूजा की तैयारी में लग जाओ, सब लोग आने वाले होंगे। बेटी को बोले, रिया आज कोई फोन हाथ में लेकर नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो सफाई में तुम्हारा माँ का हाथ बटाते हैं। पता नहीं सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है, अब किसके पास समय है आज के दिन बात करने का। देख तो रिया किसका फोन है, इतना बेचैन है बात करने के लिए, माँ ने खींचकर कहा। कुछ लोगों के पास दिमाग नाम का चीज नहीं है, छोड़ो जिसका भी है अपने आप उपकर रिंग करना छोड़ देगा। माँ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कृष्णा जन्माष्टमी में अपने कान्हा जी को पहनाने के लिए फूलों की माला बना रही थी। तभी बेटी के कमरे से हाथ पे फोन लिए दौड़ी पूजा घर में आई और बोली, माँ देखो ना भैया का फोन है, प्लीज आप बात कर लो। भैया का है? परसों ही तो फोन किया था। मैं कितना कुछ पूछ रही थी और वहां से वहां हूँ हाँ कर रहा था। मन नहीं लग रहा होगा, यहाँ रहता था तो जन्माष्टमी की तैयारी के लिए धूम मचाया रहता था। देखना ये पक्का पूछेगा कि माँ भोग में क्या क्या बनाया है। छोटी बेटी रिया बोली, माँ हो सकता है उसके आसपास कोई और होगा इसलिए भैया कुछ नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन अभी वह आपसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप उनसे बात कर लो। अच्छा रहने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। देख नहीं रही अभी कितना जरूरी काम कर रही हूँ, अभी ढेरों काम है। पूजा घर साफ करना है, पूरे घर को फूलों से सजाना है, उसके बाद कान्हा जी का भोग बनाने के लिए मुझे तरह तरह की तैयारियां करनी है। मैं व्यस्त हूँ, जाओ तुम फोन रखो और थोड़ा झूले को भी साफ कर दो। फिर से फोन की घंटी बजी। रिया देखो तो अब कौन है? माँ लड्डू की बूंदी तलते हुए बोली। माँ फिर से भैया का ही कॉल है, तुम पहले प्लीज बात कर लो और बाद में व्यंजन बना लेना। नहीं नहीं, मुझे अभी समय नहीं है, भोग नहीं बनाऊंगी तो कान्हा जी को मैं क्या खिलाऊंगी, और मैं जो है अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगी। मेरे दोनों हाथ अभी व्यस्त हैं, जाओ और जाकर पापा को दे दो और वह बात कर लेंगे। रिया ने फोन पापा के पास ले जाकर दे दिया। पिता कॉल रिसीव करने से पहले ही भड़क गए, बोले गुस्से से बोले, यह लड़का पढ़ने गया है कि मटरगश्ती करने? चौबीसों घंटे बस फोन पर लटका रहता है। 4 महीने में 400 बार कॉल किया है, हर बार की तरह यही कहना है कि पापा वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पढ़ने के लिए अच्छा बुरा। तो तुम अच्छा बुरा देखने गए हो कि पढ़ने के लिए गए हो? माँ किचन से हाथ पोंछते हुए आई और पूछने लगी, बेटे से बात हुई क्या? क्या कह रहा था आपसे? नहीं नहीं हुई, होती भी तो क्या, वह तो बस यही दोहराता, पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, अब जी जान से उतने बड़े कोचिंग संस्थान में भेजा है तो यह क्या कम बात है? यानी कि यह कहानी में ये बताया जा रहा है कि बेटा अपने माता पिता से कुछ बात करना चाहता है और उसके माता पिता जो हैं बिजी हैं और यही सोच रहे हैं कि शायद उनका बेटा इसलिए फ़ोन कर रहा है कि वहाँ उसका मन नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे उसके बेटे को हॉस्टल भेज दिया गया है। नहीं हुई तो क्या हुआ, वह वही बात दोहराता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। माँ थोड़ी सी चिंतित होकर बोली, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया उसके लिए यह लेकिन वह अभी बचा नहीं है, माँ बाप से पहली बार दूर गया है, हाल समाचार पूछने में क्या दिक्कत है? अरे भगवान, मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की, लेकिन उसके करियर के लिए तुम्हारे जिद के कारण मैंने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम किया, उसे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है। अब सब कुछ मनपसंद कहाँ से मिलेगा उसे, घर जैसा, घर से इतना लगाव है तो इंजीनियर क्या खाक बनेगा? माँ को पिताजी की यह बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी पूजा पाठ में लगी रही। पूजा में अगल बगल में पड़ोसी भी आए थे, सबने एक ही सुर में कहा कि बेटे रोहन के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है। बगल में पड़ोसी शर्मा जी बोल रही थी, जो भी हो घर भी बच्चों के बिना बिखलता है। उनकी बातों को काटते हुए पिताजी बोले, अरे शर्मा जी, लोटा और बेटा घर में रखने की चीज नहीं है, ये दोनों ही घर के बाहर ही शोभा देते हैं। बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा बनना है तो उन्हें घर में बिठाने से नहीं होगा। जहां तक दूसरी बात है कि आदमी के पास बच्चे को बाहर भेजने पढ़ाने की औकात में ही रहना चाहिए। बेचारे शर्मा जी पिताजी की बात सुनकर झेप गए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 12वीं के बाद सरकारी कॉलेज में नामांकन कराया था। माँ वक्त के नजाकत को देखते हुए सबको कान्हा जी के झूले के पास ले गए। बाल गोपाल के लिए उन्होंने कई अन्य को व्यंजन बनाए थे, बार बार यही कह रही थी कि सब रोहन का पसंद का है। उन्हें भोग लगाने के बाद वह सबके मिलकर जो है आरती की, सबको प्रसाद बांटा। तभी से फिर से फोन की घंटी बजी। रिया बोली, माँ फिर से भाई का फोन है।
माँ बोली लाओ दो, मुझे जल्दी से बात कर लेती हूँ। वो मोबाइल लेते हुए जल्दी से बोली, हाँ हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। आज जन्माष्टमी है ना, इत्मीनान से बाद में बात करूंगी। मुझे पता है तेरा, तू यही कहेगा कि तेरा दिल नहीं लगता, लेकिन तू वहां पढ़ने गया है न कि दिल लगाने, तो प्लीज पढ़ाई पर मन लगा। उधर बेटी की आवाज आई, माँ माँ खाने में क्या बनाया है? सब तेरे पसंद का है, मालपुआ, हलवा, रबड़ी, लड्डू, पेड़ा और जो भी तुझे पसंद है मैंने सब बनाया है। पूरे के पूरे 36 व्यंजन है। भोग में सब प्रसाद खाकर उंगली चाट रहे थे। लेकिन तू खाने पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वहीं पे जुट जा। इस बार तुझे मोहल्ले वालों को दिखा देना है कि तू वहां पैसा बर्बाद करने नहीं बल्कि इंजीनियरिंग बनने गया है, ठीक है ना? अब मैं फोन रखती हूँ। यानी इस तरह से बेटे के बिना कुछ कहे ही माँ ने अपना कुछ इतना कुछ कह दिया और वो फोन रख देती है। बेटा बोलता है, माँ प्लीज फोन मत रखना। लेकिन बेटा, अरे बेटा कल इत्मीनान से बात करूंगी, आज रहने दे, मुझे बहुत मेहमान है, मुझे बहुत काम है, कल बात करूंगी। यानी बेटा यहाँ पे अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन माँ व्यस्त है, जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मना रही है, तो उसने बेटे से बात नहीं की। नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तू बस यही कहेगा और अब कल बात करूंगी, छोड़ फोन रख, कहकर माँ ने फोन ऑफ कर दिया। फिर सबको सुनाने लगी, बचपन से ही रोहन नटखट है, ऐसा है वैसा है। पकवान का नाम जानना चाह रहा था और कोई बात नहीं, जब भी छुट्टियों में आएगा तो उसे बनाकर खिला दूंगी। पापा जी अब जोर से था मगर हंस रहे थे, और तुमने ही तो उसे खिला पिला कर बिगाड़ा है, अब तभी तो ये कह रहा है कि हॉस्टल का खाना उसे पसंद नहीं है। उनकी चुटकी सुनने के बाद वहां सभी मौजूद हंसने लगे। यानी इस तरह से जो है जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। खा पी कर सब लोग आराम से सो गए। माँ के सोने से पहले कान्हा जी ने झूले में देखने गई तो दिए जो हैं बुझ रहे थे। उन्होंने उनमें घी डाला, प्रणाम करके सोने की तैयारी में लग गई। अचानक फिर से फोन की घंटी बजी। उन्होंने किसी का कॉल देखा, फोन की आवाज कम करके सोने की कोशिश करने लगी। थकान की वजह से उन्हें नींद भी जल्दी आ गई। आधी रात को लगा जैसे उन्हें कोई झंझोड़ते हुए कह रहा है। वह उठकर बैठ गई। मन नहीं माना तो तकिए के पास से मोबाइल से निकाल कर देखा तो सुबह के 4 बजे थे और लगभग 10 मिस कॉल थे। उन्होंने न चाहते हुए भी उस नंबर पर रिंग किया तो पता नहीं उनके कानों ने क्या सुना। वो अचानक से चित्कर उठी, बेहोश हो गई और उनकी चीख से पूरा घर थर्रा गया, काँप सा गया। जहाँ सोया था दौड़कर माँ के कमरे में आया और माँ अपने बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी थी। यानी सुबह रात को भी कॉल बज रहा था, लेकिन उसकी माँ ने जो है बात नहीं की और रिंग की वॉल्यूम जो है धीमी करके वो सो गई। लेकिन सुबह जब देखा तो उसमें 10 मिस कॉल थे और अचानक फिर से उसी नंबर पे कॉल मिलाया। तो ऐसा उन्होंने क्या सुन लिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सबको लगा कि जरूर कोई कीड़ा या सांप ने माँ को काट लिया है। आनंद फानन में उन्होंने हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि किसी भी कीड़े या सांप ने नहीं काटा है, दवा दारू चलने लगा है। माँ होश में आई। आते ही रोहन कहते हुए फिर से वो बेहोश हो गई। बेटी का नाम सुनते ही पिता वहीं बैठ गए। उनका दिमाग भी अब सुनने लगा था। तभी शर्मा जी के मोबाइल से उसी नंबर पर एक कॉल आया। उधर से जो कुछ भी उन्होंने सुना तो उनके तो होश ही उड़ गए। किसी तरह से परिवार वालों को ढांढस बताते हुए उन्होंने उस शहर में उसे चलने के लिए कहा जहाँ के हॉस्पिटल में रोहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। वहां पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों से पता चला कि हॉस्टल में रहने वाले सीनियर स्टूडेंट के साथ हॉस्टल में कैंटीन में खाने को लेकर रोहन की थोड़ी सी कहासुनी हुई थी। दबंगई दिखाते हुए सीनियर स्टूडेंट ने कैंटीन के इंचार्ज को उन्हें खाना न देने की हिदायत दी। साथ ही उसे ये भी धमकाया कि वह किसी से अपनी शिकायत नहीं करेगा वरना उसे धक्के मारकर हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। जिस कारण रोहन ने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख से बेहाल वह कमरे में बेहोश पड़ा था। कोचिंग संस्थान की लचर व्यवस्था, अव्यवस्थित व्यवस्था और वहां के सीनियर छात्रों की दबंगई के कारण एक बेगुनाह बच्चे की जान चली गई। पिता ने रोते हुए अपना सिर पीट लिया। डॉक्टर जो कि रोहन जान बचाने में लगे हुए थे उन्होंने कहा आप लोगों को अपने बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद वो यही बताने के लिए आपको फोन कर रहा था बार बार। एक बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि अपने बच्चे के दुनिया में आने के बाद आप माँ बाप कहलाए, फिर उनका कीमत आप क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि आप उनके आने के बाद ही तो आप माँ बाप कहलाए थे। आपके लिए आपका बच्चा कीमती है, उसका कैरियर नहीं। डॉक्टर की बातों को पिता निर्जीव के समान सुन रहे थे। एकाएक उन्होंने डॉक्टर का पैर पकड़ लिया और जार जार कर रोने लगे। डॉक्टर की कोशिश बेकार हो गई। कुछ दर्द की बूंदें उनकी आंखों से पीछे लग गई। माँ को तो होश ही नहीं था। लगभग 2 महीने कोमा में थी। जब भी होश में आती तो एक ही बात कहती कि हत्या रेनू अपने बच्चे की कान्हा जी के झूले में रोहन की तस्वीर रखकर पगली की तरह झुलाते हुए लोरी गाकर उन्हें सुलाती थी। मैं जागूं तू सो जा, मैं जागूं तू सो जा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा।
तो इस तरह से रोहन उनकी ज़िंदगी से अब जा चुका था। नियति कहिए या फिर लापरवाही माँ बाप का, जो कि घोंसला उजड़ चुका था अति महत्वाकांक्षा के कारण, और दुनिया को दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे के अंतर्नाद को, उसकी आवाज़ को अनसुना कर लिया। काश वो एक बार सुन लेते कि आखिर उनका बेटा क्या कहना चाह रहा है, और वहाँ जाके उन्हें तहकीकात करनी थी, तफ्तीश करनी थी, क्या सच में उनका बेटे को वहाँ मन नहीं लग रहा या फिर क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने तो सुना ही नहीं, उन्होंने बस ये जान लिया कि हमारा बेटे का मन नहीं लग रहा, उसे लेकिन पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, और इंजीनियर बन के ही वापस आना है। तो इस तरह से जो है किस्सा बहुत आम जगह भी देखा गया है, जहाँ माँ बाप जो है बच्चे की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, वो उनकी तकलीफ़ों को नहीं जान पाते हैं, और अंत में जो रोहन का हाल हुआ शायद वही होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी कहानी कि तुझे सब है पता मेरी माँ। तभी के लिए इतना ही शुक्रिया। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे चैनल पे। कहानियों को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।